Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 13th of July 2020 Monday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is life is only as good as you make it. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. PMO Finance Ministry to take stock of economy. जिस तरह से कोविड-19 इंड्यूस पैंडेमिक के सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट की रिवेन्यू कंडीशन स्ट्रेस में आ रही है, उस सारी कंडीशन को रिवाइज करने के लिए, रिव्यू करने के लिए और प्रॉबेबल सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दैट इज PMO is now going to conduct a meeting or a presentation so that different measures can be discussed and suitable प्लान ऑफ एक्शन कैन बी डिवाइस. तो जितने भी ऑफिशियल्स हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिशियल्स, PMO ऑफिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, आज उनकी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में सेंट्रल की जो स्ट्रेस रिवेन्यू पोजीशन है उस पर डिस्कशन होगा, उस पर प्रेजेंटेशन होगा एंड दे विल डिस्कस नंबर ऑफ वेज टू ऑक्यूमेंट द रिसीट्स. जैसा कि हम सभी को पता है पिछले कुछ मंथ से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रॉपरली रिज्यूम नहीं हुए, इवन कुछ सेक्टर तो अभी भी बंद है. उन सबको देखते हुए गवर्नमेंट की जो रिवेन्यू कलेक्शन था, बजटेड रिवेन्यू कलेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 21, उस बजटेड रिवेन्यू कलेक्शन के अकॉर्डिंग रिवेन्यू कलेक्शन नहीं हो रहा है. ऑन द अदर हैंड जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर था, जो गवर्नमेंट ने बजटेड एक्सपेंडिचर प्लान किया था, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, उस एक्सपेंडिचर से ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन. तो उस स्ट्रेस रिवेन्यू पोजीशन को कैसे ओवरकम किया जाए, क्या डिफरेंट वेज हैं जिससे गवर्नमेंट स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रिवेन्यू कलेक्शन बढ़ा सकती है, जिससे कि रिवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट हो और जो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ चल रही हैं, सोशल सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ या प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर या हेल्थ सेक्टर पर जो इस समय एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो रहा है, उन सबको फाइनेंस किया जा सके. तो कुछ पॉसिबल मेजर्स हैं जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि लिए जा सकते हैं, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मेजर है वो रैशनलाइजेशन ऑफ द GST रेट्स. GST के रेट्स में कुछ रिवीजन किया जा सकता है, जो कि कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं कि GST काउंसिल की जो नेक्स्ट मीटिंग आएगी उस मीटिंग में स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं वो डिमांड करेंगे सेंटर से फॉर मोर compensation as well as there may be increase in GST rates. पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी कि GST रेट्स जो है वो उनको रिवाइज किया जाए, बट एज पर द डेप्रिसिएशन रिवेन्यू पोजीशन नाउ सेंटर हैज़ लेफ्ट विद फ्यू ऑप्शंस ओनली. इन दैट ऑप्शंस रैशनलाइजेशन ऑफ द GST रेट इज मोर प्रोमिनेंट. तो कुछ आइटम को अंडर GST रेट में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रख दिया जाएगा जिससे कि GST कलेक्शन बढ़े. सो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, रिकवरिंग अमाउंट स्टक इन डिस्प्यूट्स, ऐसा जो अमाउंट जो टैक्स सेटलमेंट बॉडीज में चल रहा है उस डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन में ले जाकर कि जितना भी अमाउंट रिकवर हो रहा है गवर्नमेंट उतना अमाउंट रिकवर करेगी इन ऑर्डर टू रेज द रेवेन्यू. तो टैक्स साइड में बेसिकली जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसको रिकवर करने की और रैशनलाइजेशन ऑफ GST बेसिकली बाय डूइंग इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इसके थ्रू कुछ रेवेन्यू कलेक्शन बूस्टअप करने की कोशिश करी जाएगी. अब यहाँ पर एक टर्म है दैट इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जा सके, अदरवाइज आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. तो बेसिकली इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर is a tax policy, as a duty structure in which or where the tax on finished good or the output is lower than the input goods or raw material used for manufacturing of that particular product. इट मीन्स जो फिनिश्ड गुड है उस पर जो टैक्स लग रहा है वो उस फिनिश्ड गुड में यूज़ होने वाले रॉ मटेरियल या जो इनपुट्स हैं उनके टैक्स से कम है. इट मीन्स जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो इनपुट मटेरियल लग रहा है, जो रॉ मटेरियल लग रहा है, उस पर टैक्स ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू फिनिश्ड गुड. तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. इन्वर्टेड मतलब उल्टा, अपोजिट. क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जो रॉ मटेरियल होते हैं, जो इनपुट मटेरियल्स होते हैं, उन पर टैक्स कम होता है इन कंपैरिजन टू द फिनिश्ड गुड और द फिनिश्ड आउटपुट. बट जब ये उल्टा हो जाता है तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. सो इन दैट केस द टैक्स ऑन
finished good is lower than the tax on raw material or input goods. और ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आपको इंटरनेशनल बिजनेस में भी यूज़ होता हुआ दिखेगा, जब हमारे जो इम्पोर्ट्स फिनिश गुड होते हैं उन पर टैक्स कम होता है और जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स होते हैं उन पर टैक्स ज़्यादा होता है। तो ऐसे केसेस में कई बार ये होता है कि जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है वो कॉस्टलियर हो जाता है, अनकॉम्पिटिटिव हो जाता है इन कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट दैट वी आर एक्चुअली इम्पोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज़। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर, तो अगर हम बात करें तो आप ऐसे इसको इस तरह से ले सकते हैं कि जब सोलर मॉड्यूल्स अगर आपको इंपोर्ट करें, कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर सोलर मॉड्यूल अगर इंडिया इंपोर्ट करती है तो उस इम्पोर्टेड सोलर मॉड्यूल पर टैक्स 10% है। मगर इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आप इसको हाइपोथेटिकली ले सकते हैं, ये इट्स नॉट द रियल नंबर। और अगर आप उसी सोलर पैनल को बनाने के लिए सोलर मॉड्यूल्स के कंपोनेंट इंपोर्ट करें तो उन कंपोनेंट पे 20% टैक्स लग रहा है। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। कंप्लीट सोलर पैनल अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको केवल 10% ही टैक्स देना है उसकी कॉस्ट का, और अगर आप कंपोनेंट्स उसके सब पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको अपने अपने डोमेस्टिक होम या होम कंट्री में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, इन दैट केस यू हैव टू पे 20% टैक्स। दैट केस इज called as inverted duty structure. So currently गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ऐसे आइटम जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आ रहे थे उनको रिपोजिशन करके कुछ रैशनलाइजेशन की प्रोसेस को लाएगी जिससे कि रेवेन्यू कलेक्शन बूस्ट अप हो। नॉन टैक्स साइट्स गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले सकती है? सीकिंग हायर डिविडेंड्स फ्रॉम स्टेट ओन्ड कंपनीज एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्पेशली, जैसा कि हमने कुछ न्यूज़ में डिस्कस किया है पिछली बार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हायर डिविडेंड सीक कर रही है। तो नॉन टैक्स साइट्स में गवर्नमेंट क्या कर सकती है? जितने भी स्टेट ओन्ड पीएसयूज हैं, जो आरबीआई है, उनसे डिविडेंड का अमाउंट ज़्यादा लेगी इन ऑर्डर टू fill the revenue coffers. On the other hand, government can also go for planned disinvestment that government has actually planned during this financial year. जो इस financial year के बजट में गवर्नमेंट ने जो disinvestment प्लान किया था उसको अभी के लिए होल्ड कर दिया गया था, जो कि मार्केट वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था बिकॉज ऑफ द फ्रेजाइल और वोलाटाइल मार्केट सिचुएशन, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने अपने डिसइन्वेस्टमेंट प्लान को अभी के लिए फिलहाल रोक दिया था। बट अब जिस तरह से रेवेन्यू की ज़रूरत पड़ रही है, रेवेन्यू पोजिशन स्ट्रेस हो रही है, गवर्नमेंट again considering the disinvestment plans of all or major PSUs। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कुछ की PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनके डिसइन्वेस्टमेंट प्लान्स देखने को मिले, क्योंकि गवर्नमेंट का इस समय मेन फोकस है रेवेन्यू कलेक्शन इंप्रूव करना सो दैट डिफरेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स कैन बी फाइनेंस्ड। तो जितने भी टॉप प्लानर्स हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के, उनकी चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सब पीएमओ ऑफिस, सब इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे एंड देयर मे बी सर्टेन डिसीजन ऑन रिवीजन ऑफ द बजटेड रेवेन्यू टारगेट। जो इस फाइनेंशियल ईयर के बजट में जो रेवेन्यू टारगेट डिसाइड किया गया था उसको रिवाइज भी किया जा सकता है एंड गवर्नमेंट मे कम अप विद द फ्रेश एस्टिमेट्स। And if we talk about the budgeted revenue target which central government has decided for financial year 2021, that is approximately 24.23 trillion, and this is 12% more than the previous financial year's estimates. तो पिछले फाइनेंशियल ईयर 20 के एस्टिमेट से ये 12% का ज़्यादा एस्टिमेट था। बट अगर हम बात करें कलेक्शन की तो फाइनेंशियल ईयर 20 में जो कलेक्शन एक्चुअल कलेक्शन हुआ था, रिमेंबर स्टूडेंट, दिस इज बजटेड मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा एक्सपेक्ट किया है, एंटिसिपेट किया है। एक्चुअल कितना होता है दैट मे बी डिफरेंट। तो जैसा कि हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 20 की, तो इस फाइनेंशियल ईयर 20 में जो एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्शन हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये जो बजटेड अमाउंट है इस फाइनेंशियल ईयर 21 का, ये 28% ज़्यादा है। इट मीन्स पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में भी बजटेड जो रेवेन्यू टारगेट्स थे उससे कम कलेक्शन हुआ था।
तो इस बार भी गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट रखा था, क्योंकि कुछ डिसइन्वेस्टमेंट प्लान्स थे जिसमें LIC, कोल इंडिया के लिए भी कुछ डिसइन्वेस्टमेंट प्लान्स आए थे। उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इस बार जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू बजट प्लान किया था कि अप्रॉक्सीमेटली कितना बजट आएगा, तो उसमें 24.3 ट्रिलियन का प्लानिंग की गई थी, एस्टिमेट्स किए गए थे। तो हो सकता है इस अपकमिंग मीटिंग में जो बजटेड रेवेन्यू टारगेट से ग्रॉस रेवेन्यू टारगेट उसका भी रिवीजन किया जाए, क्योंकि GST कलेक्शन फॉल हो रहा है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉल हुआ है, अगर आपको पता हो। ये सब न्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये कलेक्शन क्यों फॉल हो रहा है, क्योंकि मार्च से लेकर के मई तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी वो रिज्यूम नहीं थी, शटडाउन की पोजीशन में थी इकोनॉमी। इवन अप्रैल में तो कंप्लीट और स्ट्रिक्ट शटडाउन था, जिसकी वजह से GST कलेक्शन भी फॉल किया है, इंडस्ट्रियल आउटपुट भी फॉल किया है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी फॉल किया है। तो ये सारे कलेक्शन फॉल कर रहा है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव दिस 24.2 ट्रिलियन ग्रॉस रेवेन्यू टारगेट। और ये अगर हम ग्राफ में देखना चाहें तो हम देख सकते हैं अप्रैल के मंथ में अप्रॉक्सीमेटली -71.6 GST कलेक्शन में -71.6 का फॉल देखा गया था। इसी तरह मई में -38, हालांकि जून में कुछ सिचुएशन इंप्रूव हुए, दैट इज -9, बट अगर आप ध्यान से देखें तो अभी भी माइनस में ही है कलेक्शन। और ये अमाउंट है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का, आप देख सकते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक जुलाई 8 तक जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है उसमें -23.4 का चेंज देखा गया है, निगेटिव चेंज देखा गया है। पिछले साल इसी पर्टिकुलर पीरियड तक जुलाई 8 तक अप्रॉक्सीमेटली 1.83 ट्रिलियन का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ था, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर में 1.4 तक फॉल कर गया है। So because of all these reasons, government may revise its revenue target and may come up certain tax sides and non-tax side measures to boost up the revenue collection. अब देख लेते हैं article number 2 given on page number 1. India may now face US tariff similar to France. If you have remember, we have discussed in Google tax that when India imposed the 2% additional levy on all e-marketing companies or e-commerce companies, in that case US trade representative USTR has investigated an inquiry against India। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, हमने GST गूगल टैक्स में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि मैक्सिमम जो ई-कॉमर्स कंपनीज हैं दे बिलोंग टू US, और जब उन पे एडिशनल टैक्स लगा था गूगल टैक्स के फॉर्म में, तो वो उन्होंने US गवर्नमेंट से कहा था कि वो डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट से इस मैटर को एस्केलेट करें, और इस जो पर्टिकुलर एडिशनल लेवी लगाई है इंडिया ने और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ ने, इसको विड्रॉ कराएं। तो उस पर US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने बहुत सारी कंट्रीज से बात करी। इवन अगर आपको याद हो तो बहुत सारी नेगोशिएशन टेबल से US वॉकआउट भी कर गया था, जिसके बाद यूरोपियन कंट्रीज़ ने और इंडिया ने ही डिस्कशन उस गूगल टैक्स और इक्वलाइजेशन लेवी पर कंटिन्यू किया था। अगर आपको डिटेल देखनी है तो आप गूगल टैक्स वाला वीडियो डिस्क्राइब्ड सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। तो अभी रिसेंटली फ्रांस पर 25% एडिशनल ड्यूटी लगाई है एज अ रिटेलिएटरी मेजर। किसने लगाई है? US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ने, मतलब US गवर्नमेंट ने फ्रांस पर 25% एडिशनल ड्यूटी लगा दी है फ्रेंच प्रोडक्ट्स पर। क्यों? क्योंकि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे उसमें मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज ने डिजिटल सर्विस टैक्स का प्रोविजन, जस्ट लाइक इंडिया ने 2% इक्वलाइजेशन लेवी इंक्रीज किया है, उसी तरह बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने भी डिजिटल सर्विस टैक्स का प्रोविजन लाया था, जिसमें जो गूगल हो गए, माइक्रोसॉफ्ट, वो कंपनी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थी, जिसको US ने अनएथिकल और अगेंस्ट फेयर प्रैक्टिसेस बताया था, और कई सारे कंट्रीज़ के अगेंस्ट में इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन स्टैब्लिश किया था। अभी रिसेंटली फ्रांस पर ड्यूटी इम्पोजिशन किया गया है। हालांकि अगर फ्रांस की बात करें तो US ने अप्रॉक्सीमेटली 180 डेज दिए हैं फ्रांस को या फ्रेंच गवर्नमेंट को कि 180 डेज तक हम ये 20% एडिशनल ड्यूटीज़ नहीं आपके प्रोडक्ट्स पर इम्पोज करेंगे if you come for a bilateral and multilateral discussion on Google tax। तो फिलहाल के लिए US गवर्नमेंट ये चाहती है कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया और जिन सब ने ये इक्वलाइजेशन लेवी, गूगल सर्विस टैक्स और गूगल डिजिटल सर्विस टैक्स, इस सबको इम्पोज किया है, बेसिकली जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं, ई एडवर्टीजमेंट कंपनीज हैं, उन पर जो इम्पोज किया गया उसको विड्रॉ कर लिया जाए। दैट इज़ वाई US हैज़ करंटली सस्पेंडेड द क्लैंपिंग एडिशनल ड्यूटीज़ फॉर 180 डेज इन केस ऑफ फ्रांस। अगर हम इंडिया के केस की बात करें तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि जुलाई 7 लास्ट डेट थी, जिसमें बहुत सारी जो
डिजिटल फर्म्स थी, ग्लोबल फर्म्स थी, वो अपना इक्वलाइजेशन लेवी नहीं सबमिट कर पाई थी। तो बहुत सारी जो कंपनीज थी, दे वर एक्सपेक्टिंग इंडियन गवर्नमेंट टू इंक्रीज द deadline, or even some industry association were representing the tech giants wanted the new tax to be withdrawn. तो कंपनीज का ये कहना है कि इस पैंडेमिक की सिचुएशन में इट इज़ नॉट feasible, it is not actually workable for the companies to deposit the additional tax, 2% additional equalization levy tax, by altering their all accounting process and business operations. That is why industry or the global firms were asking for increase into the deadline. और कुछ इंडस्ट्री एसोसिएशन तो ये भी कह रहे थे कि इस न्यू टैक्स को विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो एक्सपर्ट का भी कहना है कि जैसा कि फ्रेंच प्रोडक्ट्स पर यूएस गवर्नमेंट ने 25% की एडिशनल ड्यूटी इम्पोज करी है, ऐसी ही ड्यूटी अब इंडिया पर भी इम्पोज हो सकती है, क्योंकि इंडिया ने भी 2% एडिशनल इक्वलाइजेशन लेवी इम्पोज किया है ई कॉमर्स कंपनीज पर और ई एडवर्टीजमेंट कंपनीज पर। तो अब देखते हैं इसको लेकर आगे फ्यूचर में क्या डिसीजन होता है। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 4। ड्यूटी फ्री हिट्स 1/5 of manufacturing imports. Duty free imports remain prominent in almost 1/5 of inbound manufacturing categories, despite average tariff in India being much higher than other major countries. So recently WTO ने, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसको बोला था वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल 2020। तो आप ये याद रखेंगे, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल रिपोर्ट जो है वो कौन ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। बेसिकली सिविल सर्विसेज में इस तरह के इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर पूछा जाए वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो इट इज़ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल, एज पर दैट रिपोर्ट ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स in India remain prominent in almost 1/5 of inbound manufacturing categories, जबकि इंडिया में जो एवरेज टैरिफ है इन कंपैरिजन टू अदर मेजर कंट्री सबसे ज़्यादा है, हायर है। उसके बावजूद भी जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट है वो इंडिया के में 1/5 पोजीशन पर आता है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कौन सा इंपोर्ट आता है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, दैट कॉन्स्टिट्यूट 30% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी इंपोर्ट्स। इसके बाद 90% ऑफ नॉन इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी एंड 18% ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स कम्स टू इंडिया एज ऑफ 2080 through the duty free route according to WTO published World Tariff Profile Report 2020। और अगर हम इसी चीज़ को ग्राफ में देखें, इंडियाज एवरेज इंपोर्ट ड्यूटी रिमेन अमंग द हाईएस्ट। आप देख सकते हैं ब्राज़ील, चाइना, रशिया, यूएई, यूएस के कंपैरिजन में, इफ़ यू कैन सी द एवरेज इम्पोर्ट ड्यूटीज चार्ज बाई इंडिया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 17% सबसे ज़्यादा इंडिया का है एवरेज इम्पोर्ट ड्यूटीज़। This red bar indicates the average import duty and the yellow bar indicates the average share of duty free import categories among all import in terms of percentage। तो इंडिया की जो एवरेज ड्यूटी है वो इन कंपैरिजन टू ब्राज़ील, चाइना, रशिया, यूएसए सबसे ज़्यादा है, और एवरेज शेयर ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कैटेगरी अमंग ऑल इंपोर्ट सबसे कम है, दैट इज़ 2% ओनली। इसके बावजूद भी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जो है वो प्रोमिनेंट है इन ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ इनबाउंड मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरीज। हालांकि करंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे टैरिफ बढ़ाए हैं, बट जो एक्सपर्ट है उनका ये कहना है कि इट इज़ अ हाई टाइम दैट गवर्नमेंट शुड गो फॉर डीपर स्क्रूटनी ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट एक्चुअली इंडिया हैज़ विद अदर कंट्रीज, क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज जिनके साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है वो इस दूसरे कंट्री के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को यूज़ करते हुए अपने कंट्री में प्रोड्यूस प्रोडक्ट को इंडिया में बेचते हैं बाय थर्ड पार्टी रूट। तो एक्सपर्ट का कहना इट इज़ अ टाइम फॉर इंडिया टू एक्चुअली गो फॉर डीपर स्क्रूटनी ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स दैट इंडिया हैज़ विद अदर कंट्रीज जस्ट लाइक Southeast Asian nations. So as of now, duty-free benefits are accorded to imports from nations with which India has various trading agreement. तो अब क्योंकि अगर इस तरह का डेटा आ रहा है तो इट मीन्स कि जो थर्ड कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं साइन है, FTA नहीं साइन है, दे आर मिस यूजिंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट इंडिया हैज़ विद अदर कंट्रीज। सो
करंट डेटा के अकॉर्डिंग अब हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिवाइज कर सके। जो इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्पेशली हमारे किसके साथ हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो हैं उनके साथ इंडिया के बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं बहुत सारी कंट्रीज के साथ, तो उसमें रिवीजन देखने को मिले। और ये डेटा आप क्लियरली देख सकते हैं कि टोटल इंपोर्ट्स में जो शेयर ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स हैं वो कितने हैं। That you can easily see the dark blue line share of duty free imports in category in terms of percentage, and the sky blue bar indicates the average duty charge on imports. So electrical machinery, non-electrical machinery and manufactured good में ये जो blue bar है that is share of duty free import in category is higher than the average duties charged on imports. However, in case of minerals and other agriculture products, this share of duty-free imports in category percentage is lower in comparison to average duty charge on imports. आप देख लेते हैं next news that is given on page number 4. Government explore ways to fund उड़ान scheme. आप मुझे comment section में लिखकर बताएंगे उड़ान स्कीम बेसिकली कब इंट्रोड्यूस हुई थी और इसका बेसिक पर्पस क्या है और कौन सी गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर स्कीम को लाया था। अब न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ का है बेसिकली सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है वो उड़ान स्कीम को फंड करने के लिए या रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो उड़ान स्कीम है उसको फंड करने के लिए डिफरेंट रूट्स को सर्च आउट कर रही है। क्यों? क्योंकि एज पर टुडे 268 उड़ान रूट्स वर अप्रूव्ड। Among these 268 उड़ान routes, only 136 उड़ान routes are operational because of low demand. तो 268 में केवल 136 ही रूट्स ऑपरेशनल हैं क्योंकि डिमांड ही नहीं है। While there is no concrete proposal as of now, possible options include raising funds to securitization of ticket levy and reduction in the number of subsidized seats on route with a higher demand. तो हो सकता है गवर्नमेंट कुछ चेंज करे इस उड़ान पॉलिसी में, मे बी जो नंबर ऑफ सब्सिडाइज सीट्स हैं पर फ्लाइट उस नंबर को रिड्यूस कर दे गवर्नमेंट, ऐसे रूट्स पर सीट्स के नंबर बढ़ा दे जहां पर डिमांड ज़्यादा है। और जो टिकट पे जो लेवी एडिशनल लेवी लगता है 50 का, उस लेवी को भी कुछ इंक्रीज या डिक्रीज किया जाए इन ऑर्डर टू फंड द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम्स। सो इट इज़ अ 3-year-old scheme and basically it is funded through approximately 50 levy on flight ticket as on a major routes. So 80% viability gap is funded by levy contribution and 20% fund is provided by स्टेट गवर्नमेंट, जिससे कि जो फ्लाइट्स होती है जो एक्चुअली उड़ान स्कीम के तहत जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनको कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होता है, क्योंकि 80% वायबिलिटी गैप जो है वो लेवीज के थ्रू फंड किया जाता है और जो रिमेनिंग 20% है वो स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है, जिससे कि जो सीट्स हैं वो अफोर्डेबल भी होती हैं कॉमन पब्लिक को और जो कमर्शियल एविएशन कंपनीज हैं उनको भी नुकसान नहीं होता। अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 688 रूट्स अवार्ड हुए थे, जिसमें जो ऑपरेशनल रूट्स थे अप्रैल के पहले मीन्स कोविड के पहले जो ऑपरेशनल रूट्स थे अप्रॉक्सीमेटली 268 ऑपरेशनल रूट थे। कोविड के बाद जब सारी नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स जब उनको रोक दिया गया था या सस्पेंड कर दिया गया तो उसके बाद जब वापस से रिज्यूम किया गया सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स को, तो उसमें अभी केवल 136 रूट ही ऑपरेशनल हैं। 10 रूट्स ड्रॉप्ड ओवर लो डिमांड। और अगर हम बात करें कंपनी की कितनी एयरलाइंस एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रही हो, कितना जो ये रूट है उसको रन कर रही, तो एलियांस एयर 46 उड़ान रूट्स में रन कर रही है, ट्रूजेट 30, इंडिगो 25, स्पाइसजेट 23 एंड स्टार एयर 12। अगर हम ब्रीफ देखना चाहें कि उड़ान स्कीम क्या है, तो उड़ान इज द टर्म विच इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ उड़े देश का आम नागरिक, तो इसका शॉर्ट फॉर्म का है ये उड़ान। तो ये एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, स्पेशली जो अनडिजर्व या अनसर्व्ड एयरपोर्ट हैं स्मॉल सिटीज़ में, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में जो एयरपोर्ट्स बने थे जो ऑपरेशनल नहीं थे या अंडर सर्व थे, उनकी कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए विद ऑल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो आप इसे बोल सकते हैं रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम थी, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मॉल सिटीज़ को बड़े सिटीज़ से, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से, मेगा सिटीज़ से कनेक्ट किया था थ्रू सब्सिडाइज रेट, जिससे कि जो कॉमन पीपल है, मिडिल क्लास सेगमेंट है, वो
अफोर्ड कर सके रेगुलर फ्लाइट्स और इकोनॉमिक जो फ्लाइट में जो इकोनॉमिक सीट्स होती है उसको अफोर्डेबल बनाया जा सके और कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो पाए। इसको कई सारे फेजेस में डाला गया था, कई सारे फेजेस में इम्प्लीमेंट किया गया था। जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का एम है वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 रूट्स को अप्रूव करना है, जिसमें मोर देन 100 एयरपोर्ट्स आते हैं इन अपकमिंग नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये एम्बिशियस प्लान है। अभी 4th या 5th स्टेज का प्लान चल रहा है, 1, 2 और 3 फेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उड़ान वॉज द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम दैट मेक्स द एयर ट्रांसपोर्ट फेवरेबल और अफोर्डेबल फॉर मिडिल क्लास सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ हर एक फ्लाइट में कुछ सीट्स को रिजर्व रखती है अंडर उड़ान स्कीम। वो सब्सिडाइज्ड रेट पर वो सीट्स जाती हैं और उसका जो फाइनेंशियल जो बर्डन होता है वो लेवी, जो एडिशनल लेवी गवर्नमेंट इम्पोज करती है ऑन मेजर रूट उससे, और 20% स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है। तो इस न्यूज़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब नए वेज सर्च कर रही है, एक्सप्लोर कर रही है टू फंड द उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम को फंड करने के लिए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम लेवी कॉन्ट्रीब्यूशन एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, सो दैट ऑल द रूट विच आर एक्चुअली अप्रूव्ड बिफोर कोविड-19 सिचुएशन कैन बी ऑपरेशनल एंड सर्व द डिमांड। इससे क्या होगा, इससे भी डुअल एडवांटेज होंगे गवर्नमेंट को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिज्यूम होगी, डिमांड बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जिससे कि एविएशन सेक्टर जो इस समय सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है उसको रिकवर करने में ईज आउट करेगी गवर्नमेंट। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। इक्विटी रिटर्न ओवर लॉन्ग टर्म डिसअपॉइंटिंग फॉर investors. So equity seems to be losing its charm as the preferred asset class as investors raise question on return not compensating for additional risk. अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी 50 का जो टोटल रिटर्न इंडेक्स था उसके अकॉर्डिंग पास्ट 10 ईयर्स में जो एवरेज रिटर्न रहा है इक्विटी का वो अप्रोक्सीमेटली 9.3% का रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम अदर जो असेट्स हैं उनकी बात करें, जैसे कि पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 8 to 8.7% का रिटर्न दिया है विदाउट नो रिस्क। तो जो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका ये कहना है कि जितना वो रिस्क ले रहे हैं और उस रिस्क लेने से अगर उन्हें सिर्फ 1% का फायदा हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो एवरेज रिटर्न ईयर के बेसिस पर रहा है वो 8.87% का जो हमारे रिस्क अवर्सिव एसेट्स है, जैसे लाइक पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, हमारा पोस्ट ऑफिस में जो फिक्स डिपॉजिट्स है उनका रिटर्न 8 to 8.7% तक फॉल किया है। और जो कि रिस्क ले रहे हैं, हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ 9.3% का एवरेज रिटर्न मिल रहा है। तो ये जो रिटर्न है दैट इज नॉट एक्चुअली कॉम्पनसेटिंग फॉर एडिशनल रिस्क, क्योंकि अगर हम इक्विटी इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क बेयर करते हैं और उस रिस्क को बेयर करने में सिर्फ उन्हें अगर 1% का प्रॉफिट हो रहा है इन कंपैरिजन टू ऑल रिस्क फ्री investment, then why should equity investors go for investing into these assets? So over 3 and 5 years too, equities have fared badly. गोल्ड की भी बात करें तो गोल्ड में भी जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग जो गोल्ड का भी जो रिटर्न रहा है उसी सेम पीरियड में 8.45% का रहा है। तो गोल्ड भी 8.5% से रिटर्न दे रहा है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी 8.7% से रिटर्न दे रहे हैं, पोस्ट ऑफिस भी 8% का रिटर्न, पोस्ट ऑफिस कुछ फिक्स डिपॉजिट्स हैं वो भी अप्रॉक्सीमेटली 8% का रिजल्ट दे रहे हैं। तो इक्विटी इन्वेस्टर सिर्फ 9.3% का रिस्क का अगर रिटर्न दे रहे हैं तो वाई शुड इन इक्विटी इन्वेस्टर विल गो टू बेयर द एडिशनल रिस्क फॉर 1% ओनली, एंड बिकॉज ऑफ दैट द इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज लूजिंग इट्स चार्म। और जैसा कि आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, जुलाई 2006 से जब 12.1% का इक्विटी रिटर्न था जिसमें फॉल करके 9.3 टर्म पर आ गया है। लॉन्ग टर्म जो रिटर्न डिक्लाइन हो रहा है, आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहा है। हालांकि कुछ ईयर्स में ये बढ़ा था लेकिन फिर इसका डिक्लाइन कंटिन्यूअस डिक्लाइन है जो स्लाइट फ्लक्चुएशंस के साथ आप देख सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स आर नाउ वेरी मच cautious about investing into equity and taking the additional risk। और ये आप देख सकते हैं डिफरेंट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट जो है हमारे, जैसे कि पोस्ट ऑफिस एफडी, पीपीएफ, बैंक एफडी, 10 ईयर गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड, उनका इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। और इक्विटी निफ्टी का जो टोटल रिटर्न रहा इक्विटी का वो आप देख सकते हैं। तो उसको देखते हुए यू कैन ईजिली इमेजिन देन वाई शुड गो फॉर एडिशनल रिस्क फॉर 1% ओनली। So as per the long term return
Currently, equity investment seems to losing its charm into as a preferred asset class. Next news देख लेते हैं. Qualcomm picks 0.15% stake in Jio for approximately rupees 730 crore. So Reliance Industry ने संडे को अनाउंस किया अपने एडिशनल स्टेक सेल 0.15% का स्टेक सेल किया. किस में सेल किया? डेफिनेटली जियो प्लेटफॉर्म में सेल किया. किसको सेल किया? क्वालकॉम को सेल किया फॉर rupees 730 crore, and this is the 30th investment in Jio platform since April 22. तो ये 13वां इन्वेस्टमेंट है जियो प्लेटफॉर्म में, या बोल सकते हैं जियो प्लेटफॉर्म का ये 13 स्टेक सेल है. So far, company has raised approximately 1.18 trillion by selling its 25.24% stake. तो ये अब 13वां स्टेक सेल भी जियो ने किया है और एडिशनल अमाउंट रेज किया है 730 करोड़ का. आप देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज. लोकलाइज लॉकडाउन रिटर्न्स टू हॉन्ट बिजनेसेस. जिस तरह से अब स्टेट गवर्नमेंट हो गया या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लोकल सिटीज में लॉकडाउन फिर से आप देखेंगे लॉकडाउन की वेव फिर से स्टार्ट हो गई. जैसे कि बैंगलोर में कुछ टाइम के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है. इसी तरह यूपी गवर्नमेंट ने भी वीकेंड्स पे लॉकडाउन को अनाउंस किया. तो इस तरह के लॉकडाउन से जो लोकल बिजनेस है, जो बिजनेस सेगमेंट है जो ऑलरेडी अफेक्टेड था कंट्री वाइड लॉकडाउन से, दे आर अगेन अफ्रेड बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन. बिजनेस का ये कहना है, बिजनेस हाउसेस का ये कहना है, इंडस्ट्री कहती है कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में और स्पेशली ऐसे स्टेट में ऐसे सिटीज़ में जहाँ जो बिजनेस डेंस है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहाँ पर लॉकडाउन होते हैं तो दैट अफेक्ट्स द टोटल सप्लाई चेन ऑफ बिजनेसेस. तो उनका पूरा ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी पर्टिकुलर स्टेट में या उसी लोकल एरिया में ही उनका बिजनेस अफेक्ट करता है, वो पूरा बिजनेस कंट्री वाइज अफेक्ट करता है. उनकी पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, लेबर शॉर्टेज क्रिएट होती है, जिसकी वजह से कंप्लीट बिजनेस अफेक्ट होता है. तो यूपी, उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रदेश, इन सारे कई सारे स्टेट्स ने सुओ मोटो अपने अकॉर्डिंग अपने लोकल एरिया के अकॉर्डिंग कुछ कुछ सिटीज़ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी लॉकडाउन पर जा रहे हैं, जिसको देख करके बिजनेस हाउसेस दोबारा से एप्रीहेंशन की कंडीशन में है कि क्या अब आगे फ्यूचर होगा बिजनेस. क्योंकि अभी रिसेंटली 2-3 महीने के लॉकडाउन के बाद से इकोनॉमी रिकवर होना शुरू हुई थी और अगेन फिर से जो स्टेट्स हैं उन्होंने लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया है. उसको देखते हुए बिजनेस हाउसेस फिर से बिजनेस और इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर के एप्रीहेंशन में है. आज की न्यूज ऑफ द डे, गवर्नमेंट एक्सप्लोर वेज टू फंड उड़ान स्कीम, जिसमें आप उड़ान स्कीम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. वोकैबुलरी ऑफ द डे, augment. Augment means बढ़ाना, increase, amplify, magnify, raise. ये सारे synonyms हैं. All these are the references. If you want the lecture PDF, you can follow me on or you can join my Telegram channel. Apart from that, you can follow me on Twitter and ResearchGate as well. That's all for today, student. If you like, please share and subscribe. And if you have any query or suggestion, please write on comment section below. Thank you so much.